ऐसे एरिया जहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी का ज़्यादा खतरा है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा जो हैं वो ख़राब हैं। यही तो काम है मीडिया का कि जाकर वो निशानदेही कर रहा है, लोगों को बता रहा है। मतलब सानिया मरी हो गया तो क्या हम रिपोर्ट ना करते तो फिर क्या होता कि जी वो कोई कार्रवाई ना हो तो उसको भी दबा दें। उसका खान साहब भी हिस्सा है। खान साहब ने क्यों अपने नजरियाती सियासत छोड़ी और इलेक्टेबल्स के साथ मिल गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। लाहौर में अमन के दुश्मन फिर वार कर गए। हमले के लिए बारौनक इलाके अनारकली बाजार को चुना गया। इसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा जानी नुकसान था, लेकिन अल्लाह का शुक्र के बड़े नुकसान से बचा लिया। धमाका इतना ज़ोरदार था कि करीबी इमारतों के शीशे टूट गए और वहाँ खड़ी कई मोटरसाइकिलों को आग लग गई। पहले इसे सिलेंडर धमाका कहा गया, लेकिन असल सूरत हाल सीसीटीवी फुटेज से सामने आई, जिसमें पता चला कि बम एक मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाके में 3 खवातीन समेत 23 अफराद जख्मी हैं, जिनमें से 7 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। धमाके के बाद लाहौर की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी वाक़े का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस ने वज़ीर आला पंजाब को जो इब्तिदाई रिपोर्ट पेश की है, इसके मुताबिक धमाका प्लांटेड डिवाइस का था, जिससे इमारत और 8 मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। ज़राए का कहना है कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से दहशतगर्द की शनाख्त भी कर ली है। देखना यह है कि लाहौर में दहशतगर्दी की यह कार्रवाई किसकी कारस्तानी है। हुकूमत पाकिस्तान के टीटीपी से मुज़ाकरात खत्म हो चुके, जिसके बाद वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खदशा जाहिर किया था कि 5 शहरों के लिए सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद है। सवाल यह है कि क्या कलदम टीटीपी में अब भी ये सलाहियत है कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर सके। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद क्या टीटीपी अब भी अफगानिस्तान में अपना वजूद बरकरार रख सकती है? क्या भारत फिर टीटीपी को सपोर्ट करके पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल तो नहीं कर सकता? पाकिस्तान ने पहली बार कौमी सलामती पॉलिसी तैयार की है। इस तनाजुर में इस धमाके की टाइमिंग बड़ी अहम है। देखना यह भी है कि कौमी सलामती पॉलिसी में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए क्या इकदाम तजवीज़ किए गए हैं और इनकी मदद से दहशतगर्दी की इस नई लहर का तदारुक कैसे किया जा सकता है। इसी पर आज हम प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। बाबर डोगर साहब मेरे सीनियर कॉलीग मौजूद हैं उस जगह पर अनारकली में जहां पर धमाका हुआ, और गुलाम मुर्तज़ा साहब हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। बाबर डोगर साहब, अभी क्या सूरत हाल है यहाँ पर? पुलिस क्या बताती है इस वाक़े के हवाले से? जी उसामा, मैं इस वक्त अनारकली के बाहर मौजूद हूँ। उस जगह पर ये मेरे पीछे पान मार्केट है जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ। अगर कैमरामैन रियाज पैन कर सके तो मेरे पीछे बैंक अल हबीब की वो बिल्डिंग है, जिसके नीचे तारिक इंटरप्राइजेज नामी बॉन्ड की वो दुकान है, जिसके नीचे वो ये रेडी खड़ी हुई थी, जहाँ पर तकरीबन जो इतलात हैं उसके मुताबिक 1:15 पर एक रेडी जिस पे कपड़े थे उसके नीचे ये बम जो था वो रखा गया था, जो ब्लास्ट किया। और उसके बाद यहाँ पर तकरीबन 25-26 लोग जो थे वो ज़ख्मी हुए। 2 अफराद अपनी जाँ बहक हो गए, अपनी जानों से गए। जो अभी इनिशियल इतलात हैं उसके मुताबिक यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज आई है, अगर उसको देखें, जो यहाँ पर एनी शाहिदीन हैं उनसे जो बात की गई है उसके मुताबिक जब यहाँ पर एक रेडी थी, रेडी पर तकरीबन एक शख्स आता है, वो रेडी के पास एक एनवेलप रखता है और यहाँ से चला जाता है, और उसके 4 मिनट के बाद ये ब्लास्ट होता है। उस वक़्त 1-1:15 बजे, ये बड़ा पुरौनक एरिया है, यहाँ पर बड़ा रश होता है। ये मेरे सामने लोहारी मार्केट है, ये मेन रोड है, पीछे अनारकली है, ये सारे रश वाला एरिया है, और इस रश वाले एरिए को टारगेट करके यहाँ पर बम ब्लास्ट किया गया ताकि मैक्सिमम नुकसान हो। अगर कैमरामैन रियाज जो पैन कर सके तो मेरे ऊपर ये तारें हैं, तारों के ऊपर अभी भी कपड़े लटक रहे हैं, और ये जो कपड़े लटक रहे हैं इससे अंदाज़ा होता है कि रेडी में ये जो बम था ये प्लांट किया गया था, और जब ब्लास्ट किया तो उसके ब्लो के साथ ये सारे कपड़े ऊपर तारों पे जाके लटक गए। तो समझ साहब, इसमें जो सबसे अहम बात जो आपने की है कि शेख रशीद ने इस्लामाबाद में बम ब्लास्ट के बाद शेख रशीद ने कहा कि तमाम बड़े शहरों के हवाले से थ्रेट अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से यहाँ पर सीसीटीवी 2 सेफ सिटी के सीसीटीवी कैमरास मौजूद हैं, लेकिन दोनों ख़राब हैं।
यानी कि थ्रेट अलर्ट जारी किया गया था, सिक्योरिटी अलर्ट भी ये कह रहे हैं किया गया था। लाहौर, अनारकली लाहौर का एक बड़ा मेन बाज़ार है, रश वाला बाज़ार है, जहाँ पर बहुत सारी दुनिया आती है, रोज़ाना शॉपिंग के लिए आते हैं लोग, दुकानदार आते हैं, यहाँ पर ऑफिस बॉयज़ आते हैं। लेकिन यहाँ की एंट्रेंस पर जो CCTV कैमरे लगाए गए हैं, अगर ऐसा पैन करें, ये दिखाएदा नाज़रीन को, ये सामने 2 कैमरे लगे हुए हैं और दोनों कैमरे ख़राब हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये हमारी तैयारियां हैं। ये अगर इस तरह की सिचुएशन होती है, अगर थ्रेट अलर्ट होता है, अगर इस्लामाबाद में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ और उसके बाद अगर लाहौर में इस थ्रेट अलर्ट जारी होता है, तो लाहौर की इंतज़ामिया की ये तैयारियां हैं जो सेफ सिटी जिस पे अरबों रुपया खर्च किया गया और जिसका बुनियादी मकसद ये था कि लाहौर को सिक्योर बनाया जाए, और अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो जो मुल्ज़मान हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इस तरह के रश वाले एरियाज़ में, ऐसे एरियाज़ जहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी का ज़्यादा ख़तरा है, वहाँ पर CCTV कैमरा जो हैं वो ख़राब हैं। पुलिस, और फिर इसके साथ साथ यहाँ से चंद फरलांग के पर जो लोहारी थाना वो मौजूद है, लेकिन वहाँ पर उसके बावजूद CCTV कैमरे ख़राब हैं। साथ एक थाना है, थाना अनारकली भी दो गलियों के फासले पर, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ब्लास्ट किया गया। तो सिचुएशन आपके सामने है। अच्छा, बाबर डॉक्टर साहब ने सारी सूरत हाल बताई है, जो यहाँ पर इंतज़ामात में गफलत नज़र आ रही है उसकी भी निशानदेही की है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन अभी रेस्क्यू के हवाले से कुछ पता चला कि कितनी जल्दी यहाँ पर रेस्क्यू का अमला पहुँचा, ज़ख्मियों को किस तरह से पहुँचाया गया? क्योंकि अब जब इस तरह का वाक़या होता है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जितनी जानें हो सकें बचाई जा सके, क्योंकि कुछ लोग तो उसी वक्त दुनिया से चले गए। जी, मेरा ख्याल है बाबर डोगर साहब को आवाज़ शायद नहीं जा रही। बाबर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? नहीं जा रही। जी बिल्कुल। जी। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ कि जख्मियों को कितनी जल्दी पहुंचाया गया था हॉस्पिटल? उसामा तकरीबन 1:15 बजे ये ब्लास्ट हुआ। उसके फौरी बाद यहाँ पर रेस्क्यू 1122 की टीमें पहुँच गई थी। यहाँ पर शायद 1.5 से 2 किलोमीटर दूर यहाँ पर मियो हॉस्पिटल, जो लाहौर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वो यहाँ से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। ज़ख्मियों को फौरी से रेस्क्यू किया गया, वहाँ उनको मियो हॉस्पिटल में पहुँचाया गया, जहाँ एमरजेंसी की सिचुएशन जो थी वो एमरजेंसी नाफिज कर दी गई, बेड्स खाली करा लिए गए, डॉक्टर्स जो थे उनको फौरी तौर पर बुलवा लिया गया और उनको इनिशियल ट्रीटमेंट दी गई। 5 ऐसे थे ज़ख्मी थे जो जिनकी हालत सीरियस थी। उनमें से 2 जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। इनमें से एक 31 साल रमज़ान है और एक 9 साल का बच्चा है। बाकी कुछ को इनिशियल ट्रीटमेंट देके घर वापस भिजवा दिया गया, जबकि बाकी जो सीरियस हालत में ज़ख्मी है उनको वहाँ पर ट्रीटमेंट दी जा रही है। अच्छा, गुलाम रज़ा साहब, जिस तरह बाबर साहब ने जिक्र किया कि 5 शहरों के हवाले से खुद शेख रशीद साहब ने कहा जी कि अलर्ट जारी किया गया, तो ये फिर हमने अभी देखा जी 15 अफसरान उनको यानी मुअत्तल कर दिया गया। मरी में जो सानिया हुआ वो भी गफलत थी। तो ये जो कैमरे अगर ख़राब हैं, आपने कोई इंतजामात उस तरह नहीं किए? चले हम ये कह सकते हैं जी अलर्ट तो था, लेकिन हर जगह तो नहीं पुलिस मौजूद हो सकती, पता नहीं किस वक्त कहाँ को निशाना बना दे, लेकिन जो इंतजामात आप कर सकते हैं, ये क्या गफलत नहीं है गुलाम रज़ा साहब? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी गफलत है। अगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो कामयाबी से नहीं चल रहा, इतने पैसे टैक्स पेयर्स के लगे हैं उस पर, और उससे सिर्फ आप काम ये ले रहे हैं कि शहरियों के चलान किए जा रहे हैं, लेकिन शहरियों के ना तो मुजरम पकड़े जाते हैं और ना ही उनके केसेस की इन्वेस्टिगेशंस में ये कैमरे इस्तेमाल होते हैं, ना किसी को करारवा की सज़ा दिलवाने के लिए इनके एविडेंस जो है वो किसी काम आती है। जब भी कहीं पता चलता है इस तरह का वाक़या हो तो पता चलता है कि जी वहाँ पे कैमरे ही ख़राब थे, सिवाय ऐसी जगहों के जहाँ पे क्रॉसिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, वहाँ इन्होंने चलाए हुए हैं कैमरे, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, और सिर्फ चलान घर भेजने के लिए। बाकी कहीं पे भी आप पता कर लें, सेफ सिटी प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में भी फेल हो चुका है, और यहाँ कोई इस तरह अगर कहें कि इन्वेस्टिगेशंस के अतबार से आप चेक कर लें, आपको कोई शय नहीं मिलेगी इनकी। सेम लाइक सिचुएशन जो है वो लाहौर में है। तो जब थ्रेट अलर्ट्स मौजूद हैं तो सबसे पहले तो आंखें हमारी अब क्या हैं, सबसे पहली आंखें हमारी ये सेफ सिटी कैमरे हैं कि कौन कहाँ से किस तरफ जा रहा है और क्यों जा रहा है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन थी तो आपको तो कैमरों के सामने तमाम के तमाम कैमरे ऑन होने चाहिए थे। बंदे वहाँ पे दिन रात बैठे हुए होते
वो मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कौन क्या कर रहा है, किधर से गुजर रहा है, मशकूक लोगों को। अब जो नाके लगा, बाद में नाके लगा देंगे, सारे लाहौर को तंग कर देंगे, मोटरसाइकिलों वालों को तंग करेंगे, छोटी गाड़ी वालों को तंग करेंगे, बड़ी गाड़ी आएगी तो सलूट भी कर देंगे और उनको गुजार भी देंगे, बेशक बड़ी गाड़ी में दहशतगर्दी फिर रहा हो। तो ये हमारी सही है, ओवरऑल दुनिया बदल गई है, बजाय इसके लोगों को तंग किया जाए, नाके लगाए जाए, उससे कहीं बेहतर ये है। सारा आपके पास डाटा मौजूद है। बाबर डोगर साहब, अभी बिलाल यासीन साहब पर एमपी हैं, जिस तरह कातलान हमला हुआ, उनके मुल्ज़िमान तक जिस तरह पहुंचा गया, तो अब ये बताया जा रहा है कि जी कोई फुटेज तो मिल गई है, फुटेजेस मिली हैं जिनमें शुरू में कहा गया कि मोटरसाइकिल में था, लेकिन आपने बताया कि नहीं, यहाँ रेडी पर कोई शख्स है जो रख कर गया इस तरह का कोई थैला वगैरह। समा, आपकी आवाज़ दोबारा थोड़ा सा रिपीट करें, आपकी आवाज़ कट रही है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अभी जिस तरह हमने देखा हाल ही में लाहौर में एक बड़ी वारदात ये हुई कि कातलाना हमला हुआ बिलाल यासीन पर, तो फिर फुटेजेस की मदद से ही मुजरिमों तक पहुंचा गया। तो अब ये जो कहा जा रहा है इस वाक़े में कि कुछ फुटेजेस मिली हैं और इनिशियल फुटेज में ये तक कहा गया कि जी मोटरसाइकिल में नस्ता बम, लेकिन आपने बताया कि वहाँ पर रेडी में इस तरह कोई थैला वगैरह रख कर गया था उस शख्स। तो यहाँ रिपोर्टिंग ये भी हो रही है कि जी उस शख्स की कोई निशानदेही वगैरह हुई है, तो कहीं और कैमरों से फिर होती है, क्या होता है जब सेफ सिटी के नहीं है, तो जो आम लोगों ने खुद लगाए हुए हैं, मिसाल के तौर पर बैंक वालों ने लगाए होंगे, दीगर लोगों ने लगाए होंगे, फिर उनसे मदद लेनी पड़ती है। उसामा, ये एक अनारकली एक बड़ा बाज़ार है, एक मेन बड़ा बाज़ार है, बिजी बाज़ार है। यहाँ पर बेतहाशा बड़ी बड़ी दुकानें हैं। मेरे पीछे बैंक अल हबीब है, उसके साथ साथ और बड़ी दुकानें, और तमाम दुकानों ने अपने अपने बड़ी दुकानों ने उन्होंने बाहर CCTV कैमराज भी लगाए हुए हैं। बैंक ने भी अपने CCTV कैमराज लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से ये सारी फुटेज जो है ये ली गई है। लेकिन असल चीज़ ये है कि एक बंदा आता है, आके उस रेडी पर एक थैला रखता है, एक बैग रखता है, और बड़े आराम से वो वहाँ से चला जाता है, और उसके 4 मिनट के बाद वहाँ पर ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट का इम्पैक्ट ये आता है कि रेडी जो है वो ब्लो कर जाती है, उसके जो कपड़े हैं वो तारों पर चले जाते हैं। उस वक़्त ये एंट्रेंस है, या ये अनारकली की एंट्रेंस है। होना तो ये चाहिए था, यहाँ पर प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, यहाँ पर पुलिस वाले होने चाहिए। यहाँ पर हज़ारों लोग रोज़ाना शॉपिंग के लिए आते हैं, लेकिन मुझे, और फिर 7 थाने भी हैं, चंद फलांग के फासले पे 2-3 थाने हैं। थाना लोहारी है, थाना अनारकली है, थाना भाटी गेट है, तीनों थाने साथ साथ मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि एक बड़ा इत्मीनान से आया, उसने आके ये वहाँ पर एक बम रखा और वहाँ से चला गया। 4 मिनट के बाद वो बम ब्लास्ट कर जाता है। वो टाइम डिवाइस थी या फिर वो ऑटोमेटिक बम था, जो भी था, लेकिन मसला ये है कि पुलिस कहाँ पर मौजूद थी, इंतज़ामिया कहाँ पर मौजूद थी, CCTV कैमरे ख़राब हैं, पुलिस मौजूद नहीं है। तो लोगों को ये जो सिक्योरिटी देने का जो काम है, फिर ये कौन करेगा? अच्छा, खाली सस्पेंड करने से बात नहीं चलेगी। मसला ये है कि समय 1 मिनट दे दें मुझे, बताइए जी। सिर्फ इशू ये है कि जब आप लाहौर में, मैं कि आप देखिए कि पिछले 1 साल में कितने CCPOs चेंज हुए, कितने DIGs चेंज हुए, कितने SPs चेंज हुए। जब आप लोगों को परमानेंट पोस्टिंग नहीं देंगे और इस तरह से रैम्पेंट तरीके से यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहेंगे, तो फिर कोई प्रॉपर सिक्योरिटी प्लान नहीं बन सकता। ये चीज़ ज़हन में रखें। यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम स्पैन को बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, पोस्टिंग की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। बिल्कुल सही जी। अच्छा, ये बताएं कि ये शायद हम ये कह सकते हैं, गलत नहीं होगा, कि लाहौर दूसरा जिस तरह बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से, तो सबसे ज़्यादा रश यही जगह है लाहौर में जहाँ सबसे ज़्यादा रश होता है, ये वो उन जगहों में से है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जानी नुकसान मकसद नज़र आता है दहशतगर्दों का। दहशतगर्दी की तो कार्रवाई साफ नज़र आ रही है। अभी ये भी पता चल रहा है, अभी सोशल मीडिया में देख रहा हूँ कि जी कोई दहशतगर्द तंजीम बलूचिस्तान से जो अपना ताल्लुक बताती है, उसने जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है और वो टारगेट भी इस तरह से करना चाह रही थी। तो अभी पुलिस इस बारे में कुछ कंफर्म नहीं कर रही। जी, देखें, ये जो अभी आपने बात की कि बलूचिस्तान नेशनलिस्ट जो पार्टी है जिसने ये सारा ली है, जिम्मेदारी इसकी कबूल की है, ये उन्होंने ख़ुद इसका अनाउंसमेंट की है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस ने अभी इस तरह की कोई अनाउंसमेंट नहीं की। पुलिस ने कोई इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि कौन सा ग्रुप इसमें इन्वॉल्व हो सकता है या है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये खुद उस
बलूचिस्तान की वो जो दहशतगर्द तंजीम है उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली है। उनकी खुद एक स्टेटमेंट जारी हुई है जिसकी बुनियाद पर उससे इसको लिंक किया जा रहा है, लेकिन पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें अभी ये साबित नहीं हुआ। जब तक मुलजिम पकड़ा नहीं जाता, जब तक डॉट्स कनेक्ट नहीं होते, उस वक्त तक पुलिस कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दे सकती कि इसमें कौन इन्वॉल्व था या कौन एंगेज था। बिल्कुल सही। अच्छा गुलाम नबी साहब, एक अजीब पहलू और है इस सारे वाक़े का कि अब मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है तो शहबाज गिल साहब जो कि एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के पॉलिटिकल अफेयर्स पे, मीडिया को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, वो कह रहे हैं जी ये मनफी रोल प्ले कर रहा है, नेगेटिव रिपोर्टिंग मीडिया कर रहा है, पैमरा को नोटिस लेना चाहिए, इससे इकोनॉमी को नुकसान होगा। यानी अपोजिशन के खिलाफ जाते जाते अब वो मीडिया के खिलाफ ही हो गए। या बताएं, आप भी, बाबर साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो ग्राउंड साहब कैसे कवरेज करनी चाहिए, क्या करें? एक वाक़या हो गया है, लोग शहीद हो गए हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हैं, दहशतगर्दी की इतनी बड़ी कार्रवाई है, खुद वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब इस बारे में पहले ही आगाह कर चुके हैं, उनके पास भी रिपोर्ट्स होंगी कि इस तरह के ख़तरात मौजूद हैं। अब बाकायदा उनका अल्फाज मुझे याद है कि ये इस्लामाबाद में जो वाक़या हुआ उसमें पुलिस एहलकार शहीद हुआ कि जी ये अब इन्होंने दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं फिर से, तो हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो क्या मीडिया इसको रिपोर्ट करना बंद कर दे, क्या कहे कि जी बस वाक़या हो गया ख़त्म? मैंने तकरीबन 10 से 15 टीवी चैनल्स मेरे सामने, मॉनिटर 10-12 चैनल्स की लगी हुई है, किसी भी जगह के ऊपर मैंने नहीं सुना कि किसी ने इसकी ज़िम्मेदार किसी को गर्दाना हो, किसी ने हुकूमत की गफलत का इसमें ज़िक्र किया हो, किसी ने पुलिस की गफलत का ज़िक्र किया हो। सब लोग जो हैं वो तमाम के तमाम चैनल्स एक चीज़ चला रहे थे कि यहाँ फ़लाँ जगह के ऊपर धमाका हो गया अनारकली में और उसके नतीजे में इतने लोग 3 के करीब जाँ बहक हो गए हैं और 22 के करीब ज़ख्मी हैं, जिनमें से 7 की हालत जो है इंतहाई नाजुक है। ये वो सूरत हाल थी। इसमें अब देखें जो शवाहिद हैं, जो सामने वाक़या हो गया है, उसमें से कोई क्या माइनस कर सकता है? अगर खुदा न खास्ता कैजुअल्टी जितनी है उतनी ही बताई गई, बल्कि अब बहुत मुहतात अंदाज में पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर डॉक्टर साहबा की स्टेटमेंट, जो कुछ गवर्नमेंट कह रही है वो उसके साथ उसको चलाया जा रहा है। अब ये क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा है? ये तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई इस तरह तो आप ये चाहते हैं कि टेलीविज़न चैनल्स ही बंद कर दिए जाएं और इनके ऊपर ऐसे वक्त में कुछ और दे दिया जाए। तो आप दे देते इश्तहार 1 घंटे का सबको और कहते कि चला दें, आप ये ख़बर ना चलाएं, तो ये लोग तमाम के तमाम टीवी चैनल ये इश्तहार चला देते उस घंटे में। लेकिन बात ये है कि इतनी सेंस तो होनी चाहिए। ये दुख है जो अकेलों का आपका दुख नहीं है, वो सबका दुख, साझा दुख है। और वहाँ पे जहाँ भाग होने वाले, शहीद होने वाले हमारे भाई हैं, वो अवाम हैं। और वो वहाँ पे एक बच्चा जो शहीद हो गया, देखिए वो कराची से यहाँ पे आया अपने वालिदैन के साथ, उसकी कज़ा उसको यहाँ ले आई। तो ये दुख है। हम तो लोगों को सिर्फ बता रहे हैं, उनका दुख बांट रहे हैं। और मीडिया कौन सा ऐसा मनफी किरदार अदा कर रहा है या मीडिया ऐसी कौन सी बात कर रहा है जिसके जरिए से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह बाबर डोगर साहब ने जो वहां पर निशानदेही की है, रिपोर्टिंग की है, वो तो मदद कर रहे हैं हुकूमत की। जब बता रहे हैं बाबर डोगर साहब वहां पर खुद पहुंचकर कि जी ये कैमरे खराब हैं, तो इस पर तो अप्रिशिएट करना चाहिए मीडिया को, बाबर डोगर साहब जैसे साफियों को, कि जी आप जाकर बता रहे हैं क्या वाकया हुआ, क्या होना चाहिए। यही तो काम है मीडिया का कि जाकर वो निशानदेही कर रहा है, लोगों को बता रहा है। मतलब सानिया मरी हो गया तो क्या हम रिपोर्ट ना करते तो फिर क्या होता कि जी वो कोई कार्रवाई ना हो, तो उसको भी दबा दें। इस्लामाबाद में अगर हुआ है, पुलिस एहलकार ने शहादत दी है, बड़े नुकसान से बचाया है, उसको भी तो रिपोर्ट किया है। तो बाबर डोगर साहब ये अजीब बात नहीं है कि आप जैसे लोग वहाँ जा रहे हैं, फील्ड में जाकर बता रहे हैं कि ये कैमरे अगर ठीक होते तो और जल्दी शायद उस तक गिरफ्तारी भी हो जाती उस दहशतगर्द की, क्योंकि फौरी तौर पर उस तमाम जगह की फुटेज एक से एक जुड़ जाती कि ये कहाँ से आया, किस तरह, तो वो ज़्यादा मुश्किल ना होता। जी बाबर साहब, जी बाबर साहब आवाज़ आ रही? देखिए ये अच्छा गुलाम साहब है जी, और जी आप बताएं। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि शायद आवाज़ बाबर डोगर साहब को नहीं जा रही। बात ये है कि ये इस तरह के वाक़यात अब दोबारा से शुरू हुए हैं। अच्छा, एक तरफ हमने मेरा ख्याल गुलाम साहब बाबर डोगर साहब हमें सुन रहे हैं। बाबर साहब मैं सवाल ये कर रहा था कि आप जैसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि बाबर डोगर वहाँ पर गया है, वो बता रहा है कि जी ये
ख़राब हैं कैमरे, ये दुरुस्त सही होते हैं, सही हालत में होते हैं, तो पूरे लाहौर के कैमरे अगर सही हों तो पता ही लग जाए किस घर से वो निकला था। देखिए उसामा, ये नेगेटिव रिपोर्टिंग नहीं है। अगर हम ऐसी कोताहियाँ, मीडिया का जो रोल है, जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि इस तरह की चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जा सके ताकि आइंदा किसी बड़ी तबाही से बचा जा सके, आइंदा इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो। हमारा काम ये है कि हम गवर्नमेंट की जो कोताहियाँ हैं उसको पॉइंट आउट करें। मसलन मैं ये कह रहा हूँ कि यह मैं जो अनारकली लाहौर का एक बड़ा मेन बाज़ार है और ये उसका एंट्रेंस है, अगर यहाँ पर लोगों को चेक नहीं किया जाता, अगर कोई बड़े आराम से आता है और यहाँ बम रख कर चला जाता है, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि आम जगहों पर सिक्योरिटी के क्या हालात होंगे। फिर यहाँ पर सीसीटीवी कैमराज अरबों रुपया उसके लिए खर्च किया गया, वो अगर ख़राब पड़े हुए हैं तो क्या मुझे आइडेंटिफाई नहीं करने चाहिए? क्या अगर सिक्योरिटी लैब्स है तो क्या मुझे उसको आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए? तो सर मेरी ड्यूटी ये नहीं है कि मैं ये बताऊं कि यहाँ पर कितने लोग की डेथ हो गई और सिर्फ इसके बाद चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मेरा मकसद ये होता है कि हमने एनालिसिस करना होता है कि जनाब अगर ये वाक़या हुआ क्यों हुआ, अगर सानिया मरी हुआ तो क्यों हुआ, और उसके बाद गवर्नमेंट ने ख़ुद 15 जो लोग थे उनको सस्पेंड किया, उनको वहाँ से ट्रांसफ़र किया। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना रोल अदा नहीं किया, और जहाँ भी इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं वहाँ पर कोई ना कोई कमी कोताही होती है। 2 दिन पहले यहाँ पर इस्लामाबाद में एक ब्लास्ट होता है, उसके बाद पूरे मुल्क में बड़े शहरों में थ्रेट अलर्ट्स जारी किए जाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती, सीसीटीवी कैमरों को वक्तन चेक किया जाना चाहिए था। अगर इतने बड़े बाज़ारों के बाहर ऐसे जहाँ पर हज़ारों लोग रोज़ाना के आते हैं वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरास ख़राब हैं, तो फिर लाहौर की सिक्योरिटी किसके ज़िम्मे है? फिर तो अल्लाह ताला की गवर्नमेंट तो अल्लाह ताला के सर पे रख के सारा कुछ बैठी हुई है। असल इशू ये है कि हमारा काम है कि हम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें। मीडिया का ये रोल है कि उन चीज़ों को सामने लेके आए जिसकी वजह से सिक्योरिटी लैप्स होता है, जिसकी वजह से ये इंसिडेंट्स होते हैं, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि कहाँ पर उनकी कोताहियाँ हैं, कहाँ पर कमी है, कौन से ऐसे ऑफिसर्स हैं जो अपना रोल अदा नहीं कर रहे, अपनी ड्यूटी अदा नहीं कर रहे, तो हम तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने तो ये नहीं कहा कि गवर्नमेंट रिज़ाइन कर दे, मैं तो ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट जिम्मेदार है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जनाब ये चीज़ें हैं जो हैपनिंग हुई है, हमने वो दिखानी है। हम एक मिरर है, शीशा है, शीशे में गवर्नमेंट को अपना चेहरा नजर आना है। अगर यहाँ पर मेरा मतलब अगर यहाँ पर उसने सीसीटीवी कैमरास मौजूद होते तो वो आदमी ट्रेस हो सकता था, उस बंदे को वो कहाँ भागा, किस साइड पे गया। जिस तरह से ये सारे शहर को सीसीटीवी कैमरा से कवर किया गया है, उसका बुनियादी मकसद तो ये है कि अगर कोई यहाँ से कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है, चलो इंसिडेंट्स हो जाते हैं, उसके बाद जो मुल्ज़मान है उसको ट्रेस किया जाए, उनको पकड़ा जाए, और उसके लिए आपके पास पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो। अगर नहीं है, अगर कैमरे ख़राब हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो मुतलका महकमे हैं वो अपना काम नहीं कर रहे, जो सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही, और फिर इस तरह के मज़ीद वाक़यात भी हो सकते हैं। तो इशू ये है कि गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल सही आपने बाबर साहब निशानदेही की है, क्योंकि बजाय इसके आप खबरों को रोकने की कोशिश करें या ये कहेंगे जी इस तरह नहीं है, आप ऐसे वाक़यात को रोकने पर वो तवज्जो दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे इस वक्त जो सबसे अहम अदालती मामला मुल्क में चल रहा है, उस हवाले से आपको अपडेट करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस चल रहा है और मामला है बयान हल्फी का। साबिक जज चीफ जज गिली बल्तिस्तान राना शमीम साहब के बयान हल्फी का मामला है और उसमें फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है राना शमीम साहब पर। लेकिन एक अजीब बात यह है कि इसके अलावा जितने भी जंग ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे उन पर मौखर कर दी गई, और अटर्नी जनरल भी यही कह रहे थे कि जी राना शमीम साहब पर तो कर दें, बाकियों पर मामला मौखर कर दें। अब अहमद हसन राना साहब हमारे साथ हैं, सीनियर एडवोकेट भी हैं, राना शमीम साहब के बेटे हैं, और गुफ्तगू भी बड़ी दिलचस्प करते हैं और संजीदा मौजू में भी दिलचस्पी ख़त्म नहीं होती, लोग इनको सुनना चाहते हैं। अहमद हसन राना साहब, पहले तो ये बताएं कि ये कुछ अजीब सी बात नहीं कि गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा हो, अटॉर्नी जनरल कह रहे हो कि जी राना शमीम साहब पर तो करें, फौरी करें, इनको नहीं छोड़ना। जाहिर है कि अदालत का फैसला है, हम सब ने मानना है, लेकिन हुकूमत क्यों कह रही है? अजीब बात नहीं लगती कि जी ग्रुप को कुछ ना कहे, साफियों को कुछ ना कहे, जी राना शमीम साहब जो है ना इनको नहीं छोड़ना? इसलिए तो आज आपने देखा है कि एक एप्लीकेशन मूव की थी वो चेंज ऑफ प्रोसिक्यूटर,
क्योंकि उसमें यही स्टांस लिया है मेरे वालिद साहब ने उस एप्लीकेशन में कि जो इनका शुरू से पहले दिन से बायस व्यू है तो उनको चेंज किया जाए, कोई और प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाए। क्योंकि जो प्रोसिक्यूटर होता है उसका काम खाली ये नहीं होता कि किसी को कन्विक्ट कराना है, उसका काम ये भी होता है कि कोर्ट को असिस्ट भी करना है प्रॉपर्ली। तो आपकी बात बिल्कुल बजाय है कि आज अटॉर्नी जनरल साहब का ये कहना हमारी समझ से भी बालातर था कि जी इनका चार्ज मौखर कर दिया जाए, लेकिन राणा साहब का बेशक उनके वकील भी नहीं थे कोर्ट में हाजिर, तो उनका चार्ज आज ही फ्रेम होना बहुत ज़रूरी था, जो मेरी समझ से भी बालातर है ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा, जो दरखास्तें आई, राना शमीम साहब ने भी कहा अदालत में, मुअज़्ज़ज़ अदालत में, कि जी वो मैं दरखास्तें मैंने दी हैं तो उन पर बात की जाए या उन पर आगे प्रोसीड किया जाए। तो जज साहब ने कहा जी वो हम फ़र्द जुर्म आयद करने के बाद करेंगे क्योंकि हम कह चुके हैं। तो अब क्या इसके बाद दरखास्तों को लिया जा सकता है? फ़र्द जुर्म आयद करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बाद भी मौका मिलेगा आपके वालिद साहब को? नहीं, आपको बता दूं उन्होंने उधर ही ओपन कोर्ट में ही दरख्वास्तें डिसमिस कर दी थी। ये भी हमारा एक स्टांस है कि जी एक ग्रीवेंस था कि अभी नोटिस भी नहीं हुआ। यूजुअली जो नॉर्मल आप भी वकालत से आपका भी ताल्लुक है तो आपको पता है कि भी एप्लीकेशन फाइल हुए तो उस पर यूजुअली नोटिस होता है और अदर साइड का ये पास चांस होता है कि वो उसने कमेंट्स फाइल करने हैं कि नहीं करने। लेकिन इधर तो हमारी अभी सुनवाई बस सिर्फ और आज उनके लॉयर भी अवेलेबल नहीं थे, तो मेरे वालिद साहब ने ये आर्ग्यू की थी और वो डिसमिस कर दी। एक ये एप्लीकेशन उन्होंने सुनी, वो जो दूसरी हमने एक एप्लीकेशन फाइल की है मेरे वालिद साहब ने की थी कि जी एक इंक्वायरी इनिशिएट की जाए, एक इंडिपेंडेंट कमीशन अपॉइंट किया जाए जिसमें साकिब निसार साहब भी पार्टी हुए हैं, क्योंकि ये तो खाली मेरे खिलाफ ही इंक्वायरी हो रही है। इंक्वायरी क्या, ये तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो रही है मेरे खिलाफ और उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो एप्लीकेशन भी डिसमिस कर दी गई है। अच्छा, चेंज गुलाम ऑफ मुर्तज़ा साहब और फॉर जी गुलाम मुर्तज़ा साहब, अटॉर्नी जनरल साहब के जो वालिद हैं वो आपके वालिद साहब के साथ करते रहे हैं वकालत भी और उनकी जान पहचान भी है। कहीं कोई ऐसा वाक़या तो नहीं है कि कोई पर्सनलाइज्ड हैं वो और वो प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री होने के बावजूद वो उस तरह से नहीं बात सुनी जा रही चीफ जज राना शमीम साहब की जिस तरह से सुनी जानी चाहिए? नहीं, मैं बोलूँगा कि जी वो इस तरह के पर्सन ही नहीं है अटॉर्नी जनरल साहब। मैं तो उनको आज भी अगर आप कोर्ट रिपोर्टर से पूछे तो बड़ी इज्जत से मिला था। इज़ अ वेरी जेम ऑफ पर्सन, इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन, बट उनकी लिमिटेशंस हैं क्योंकि उन्होंने एक ड्यूटी टास्क ली हुई है एज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। वो इज़ बाउंड बाय द डायरेक्शंस गिवन बाय द स्टेट। स्टेट के जो बताया जाएगा उनको उन्होंने फॉलो करना है, वरना वो उनको कहेंगे थैंक यू वेरी मच, हम किसी और अटॉर्नी जनरल को ले आते हैं। वो आई थिंक इज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, तो हमें उनसे कोई पर्सनल ग्रीवेंस नहीं अटॉर्नी जनरल साहब। अच्छा, अहमद हसन राना साहब, मसला ये है कि कोर्ट चाह रही है कि शायद जो ग्रुप है वो अपनी गलती मान रहे, जंग ग्रुप ने जो खबर छापी वो अपनी गलती मान रहे। बुनियादी चीज़ जो नज़र आ रही है, राना शमीम साहब क्यों कह रहे हैं कि ये एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट था, ना कभी छपने के लिए दिया, ना किसी से इस तरह से शेयर किया कि अगर वो आए सामने, मैंने कोई अदालतों की तस्दीक करनी होती तो मैं सामने लाता या किसी के सामने रखता। ये मैंने एक ज़ाती तौर पर कोई चीज़ लिखना चाह रहा था, महफूज रखना चाह रहा था, वो कर ली। लेकिन अदालत एक तो इससे मुतमईन नज़र नहीं आ रही और दूसरी तरफ ये कि पूरा एक बैकग्राउंड अदालत की तरफ से बार बार रिमार्क्स आ रहे हैं कि जी एक बैकग्राउंड है, एक बयानिया बनाया जा रहा है कि अदालत के जजेस जो हैं ये इन्फ्लुएंस्ड हैं और इनसे ज़बरदस्ती या कहकर या इन्फ्लुएंस करके इनसे फैसले लिए गए हैं, लिए जा रहे हैं। ये असल मसला है। तो क्या आप समझते हैं कि ये बयान हल्फी का सामने आना ये उस बयानिए की एक कड़ी साबित हो रहा है जिस वजह से ये मसला खड़ा हो रहा है? नहीं, मुझे आखिर में आपका सवाल नहीं समझ आया, सवाल फिर से रिफ्रेम करेंगे प्लीज। कभी कभी कोई ऑडियो लीक हो जाती है, साकिब निसार साहब की जिस तरह ऑडियो लीक हुई, कभी कुछ होता है, कभी अदालतों में बात सामने आती है, लिखा जाता है जी अदालतें इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस आबिद रमनिल्लाह साहब वो ये रिमार्क्स में कहते हैं कि एक तसलसल नज़र आ रहा है ये बताने का, एक बयानिया बनाने का कि अदालतें इन्फ्लुएंस में आती हैं और उसी की कड़ी ये राना शमीम साहब का एफिडेविट है। लेकिन जी इसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये पाकिस्तान में कोई छुपी टपी बात नहीं है। इससे बड़ी एग्जांपल क्या है, जो भुट्टो साहब का केस है कि उसमें जज साहब ने आके खुद ही कह दिया कि हमसे जुडिशल मर्डर हुआ। और मैं इस तरह के और बहुत बेताशा केस बता सकता हूँ, जफ़र अली शाह साहब केस, क्योंकि वो उसमें डिक्टेटर थे उस वक्त जनरल मुशर्रफ साहब, उनकी फेवर में इस हद तक कोर्ट ने जजमेंट दे दी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, सिवाय कुछ हद तक नहीं कर सकते, बाकी कर सकते हैं। तो आप इस मुल्क में क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले कभी ऐसी चीज़ें नहीं हुई?
विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमें फिर भी जुडिशरी का रिगार्ड रखना है। मैं बीइंग अ लॉयर ये नहीं कह रहा कि सारे जजेस यूं होते हैं, बिल्कुल देयर ब्लैक शीप्स हर डिपार्टमेंट में होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पाई गई हैं हिस्ट्री में, तो उसको हम निगेट नहीं कर सकते। हाँ, उसके रिफॉर्म्स लाने, मेरे वालिद साहब ने एक कोशिश की है कि ये एक सच बोला है, अगर इस पे जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? आप बताएं उसामा गाजी साहब, एज ए इंडिपेंडेंट, आप लोग सारे तीनों जो पैनल बैठा है, कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं इसमें होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी की जी ये एफिडेविट भी है, ये ऑडियो लीक्स भी है, ये सिद्दीकी साहब ने भी ये बोला है, जावेद हाशमी साहब ने भी कुछ कहा है, जज अरशद मलिक साहब ने भी कुछ कहा है, इस पे एक जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए कि लोगों को सच पता चल जाए? लेकिन एक वो अलग से दरखास्त तो चल रही है। राना साहब, जी, आपने गुलाम हमेशा साहब। से और आपके वालिद साहब ने हमेशा से स्टांस ये लिया कि हमने एफिडेविट बनाया और एफिडेविट जो था वो बनाने के बाद उसको तस्दीक करवाया और उसके बाद उसको महफूज कर दिया। अभी कुछ ऑडियो लीक्स जो हैं वो आ रही हैं जिसमें आपके अटारनी हैं वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ भी उधर मौजूद थे, नवाज शरीफ के सामने ये हुआ, वो कैसा माहौल था, मुख्तलिफ पीसेस आ रहे हैं जो ये बात साबित करने की कोशिश की जा रही है उन पीसेस में कि वहाँ पे ये राना शमीम साहब और नवाज शरीफ साहब मौजूद थे जब ये एफिडेविट बना और उसके ऊपर साइन हुए। देखिए, मैं फिर वही बोलूँगा कि मैंने ये तो मेरे वालिद साहब ने मुझे नहीं बताया, ना मुझे पता है कि वो उधर किससे मिले किससे नहीं मिले, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अगर वो मिले भी हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा एफिडेविट की सेहत पे? उसके कंटेंट्स में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा ना। वो तो सवाल वही रहेंगे कि जी क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फ़ोन करके कोई मुदाखलत की कि नहीं की? सवाल तो वही रहेगा और वही सवाल मेरे वालिद साहब से पूछा जाएगा। अब उनसे एक सवाल एक्स्ट्रा आप ये कह सकते हैं जो पूछा जा सकता है कि जी ये आपने जो एफिडेविट साइन किया है इसका पर्पस था कि जी टू प्रोटेक्ट समवन या टू प्रोटेक्ट या कोई फ़ायदा देना चाहते हैं हम नवाज शरीफ साहब को? वो कहेंगे नहीं जी मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। उसके बाद वो 2-3 सवाल और पूछ लेंगे कि नहीं जी आप उनको मिले, वो कहेंगे जी मैं वहाँ मिला लेकिन मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं, मैंने अपना कॉन्शियस क्लियर करना था। तो कोई जज या कोई प्रोसिक्यूटर उनके मुंह में तो नहीं अल्फाज डाल सकता ना, तो उनका तो बयान तो वही रहेगा जो भी कोर्ट में जब उनसे सवाल किए जाएंगे। तो इससे मेरी लीगल नज़र, मेरी नाकिस नॉलेज में ये जो ये लारे इरफान हाशमी साहब जो एविडेंसेस, इनकी कोर्ट की इन द आइज ऑफ लॉ कोई वैल्यू नहीं है। आप देख लें कोर्ट में भी ये बातें जिक्र में नहीं आ रही, कोई जिक्र खास नहीं है। पहले भी ये एक शोशा उठा था आज से कोई 2 हफ्ते पहले कि जी कोई वो उन्होंने एविडेंस ले आए, चार्ल्स कतरी ने ये बोल दिए या वो बोल दिया, लेकिन कोर्ट ने तो आपने किसी हियरिंग में सुना है कि इनके बारे में कोई जिक्र भी किया हो? कोर्ट तो लीस्ट बॉदर्ड है इन बातों से। अब आगे क्या होगा? फर्द जुर्म आयद हो गई, क्या इसका मतलब ये है कि जो अब तक दरखास्तें आई जिस तरह आपने कहा जो डिसमिस हो गई, अब मामला ख़त्म, अब सिर्फ ये देखना होगा कि जी डिफेंस में क्या चीज़ें सामने आती हैं, एविडेंस लाना पड़ेगा आपके वालिद साहब को? अब देखें जी, हमारे पास भी इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि अपना अपील फाइल कर सकते हैं। एक तो ये भी हमारे पास लीगल राइट है कि इस ऑर्डर को चैलेंज भी कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर हम इस प्रोसीडिंग को चलाते हैं तो ये हमने नहीं चलानी है, अब ये प्रोसिक्यूटर ने चलानी है। बेसिकली प्रोसिक्यूशन इसमें अब एविडेंस लाएगा, जो भी एविडेंस हमारे अगेंस्ट है मेरे वालिद साहब के, तो वो उस तरह चलेगी। अनलेस एंड अनटिल कोई इसमें हम अपील फाइल कर दें और कोई सस्पेंशन का ऑर्डर आ जाए तो इट्स समथिंग एल्स। अच्छा, इसमें एक आखिरी मौका ऐसे लगता है कि जज साहब ने दिया, जिसमें उन्होंने जब ये चार्ज वगैरह सब पढ़कर सुनाया गया तो पूछा गया जी आप कबूल करते हैं? नहीं तो राना शमीम साहब ने कहा कि जी कुछ चीज़ें मानने वाली हैं कुछ नहीं। फिर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जी आप अपनी गलती तस्लीम करते हैं, जिस पर इन्होंने जवाब दिया राना शमीम साहब ने कि मैं अपनी गलती तस्लीम नहीं करता। तो अगर गलती तस्लीम कर लेता है कोई, मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद फिर क्या होता है? अगर गलती तस्लीम कर ली जाती है तो फिर मामला वहाँ ख़त्म हो जाता है, उसी वक्त जज की सवाबदीद है, अदालत की सवाबदीद है कि वो माफ़ कर दें या कोई सज़ा वगैरह दे दें, कोई छोटी मोटी, और मामला ख़त्म हो जाए। ये हो सकता था? मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कॉन्टेम्प्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। कंटेम्प्ट का कॉन्सेप्ट ये नहीं किसी को पनिश करना, ये अब एक रिवाज आ गया है कि पनिश करते हैं, वरना कंटेम्प्ट का मतलब ये होता था कि जो कंटेम्नर होता है उसको कोर्ट ने बताना होता है कि जी ये एक अथॉरिटी है और आपने इसको वे करना है। जब वो माफ़ी मांग ले बंदा तो वैसे ही उसके खिलाफ, और अगर वो अपनी गलती मान ले तो फिर कंटेम्प्ट लगाने की उनको ये होता है कि अगर सज़ा भी देते हैं तो इस तरह देते हैं टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, कि जब तक कोर्ट उठेगी, इस तरह आपके उनको दी थी पनिशमेंट
प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे यूसुफ रजा गिलानी साहब, टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, लेकिन वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत फार रीचिंग थे क्योंकि उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप चली गई थी। लेकिन वो सजा इस तरह भी दी जा सकती है कि एक बहुत मिनिमम सी सजा दे के, लेकिन उसको सजा तो सजा होती है फिर भी। सही इंडिया सही। अच्छा जी, मुझे ब्रेक लेनी है। अहमद हसनान साहब, हम आपसे बात करेंगे पार्टी के हवाले से भी आपकी, और इसके साथ वकालत और साथ पार्टी, और जिस तरह अभी जब हम बात शुरू करने लगे थे तो आपने बताया कि जी चाय के साथ आप एनर्जी ड्रिंक भी साथ आज चल रहा है, तो इसकी क्या वजह है ये भी जानेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। आज साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान जनाब राना शमीम साहब पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। तौहीन अदालत का मुकदमा उनके खिलाफ चल रहा है। मीडिया से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि जी मुझे अकेला देखकर मुझ पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई, लेकिन जिस सहाफ़ी ने ख़बर पब्लिश की इसको मुआफ़ कर दिया गया है। अहमद हसनान साहब हमारे साथ हैं। अहमद हसनान साहब, इसका मतलब है कि आपके वालिद साहब को ये शिकवा है कि ये दुरुस्त नहीं है शायद उनकी नज़र में कि जो उनके खिलाफ तो कार्रवाई चल रही है, बाकी जिन्होंने छापी खबर कि अगर वो छापते ना तो किसी को पता ही ना होता कि कुछ ऐसा है भी नहीं, कि तौहीन अदालत का मामला ही ना आता, हुई है नहीं हुई, तो उनको वो कह रहे हैं माफ़ कर दिया गया, तो इसका मतलब है वो समझ रहे हैं कि ये उनके साथ ज़्यादती हो रही है। देखें, इस तरह की पिटीशन तो मैंने भी फाइल की है, लेकिन मेरी पिटीशन डिसमिस हो गई। मैंने यही पिटीशन फाइल की फैसल वाडवा के अगेंस्ट, इवन फवाद चौधरी के अगेंस्ट, कि उन्होंने भी कोर्ट को मुतासिर नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वो पिटीशन नहीं की। उन्होंने कहा कि जी ये डायरेक्टली राना साहब ने नहीं फाइल की तो हम इसको नहीं सुन रहे। लेकिन वरना वो भी तो यही बात है, कोर्ट को ये भी तो नोटिस लेना चाहिए कि फैसल वाडवा साहब लोगों ने जो टार्निश करने की कोशिश की इमेज राना मोहम्मद शमीम साहब की टीवी पे, तो वो भी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती है अंडर आर्टिकल 2042C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ये मैं आपको पता है शुरू से बोल रहा हूँ, लेकिन उस पर कोई कंसिडरेशन नहीं है। यहाँ आपने खुद ही बात कर दी अपने बयानिया में। मैं लॉयर हूँ, मैं थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हूँ और ये सब जुडिस मैटर है, मैं इसलिए बोल नहीं सकता ज़्यादा, लेकिन आपने खुद ही बयान कर दिया जो मेरे वालिद साहब ने ओपन कोर्ट में कहा कि आपने सिंगल आउट कर दिया, बाकी सबको तो आपने मरीज जमा कर दिया। तो अब ये मामला आगे अब आपको क्या लगता है कितना अरसा ये और चलेगा? जी गुलाम रज़ा साहब, सॉरी मुझे आवाज़ नहीं आ रही। गुलाम इमरान खान, हाँ जी, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी इसी केस की मुनासबत से ये ज़िक्र किया और कहा कि शरीफ फैमिली की बका जो है वो ऐसे कामों में है जिस तरह के ये काम किए जा रहे हैं, वो माफिया की बका की जंग लड़ रही है शरीफ फैमिली। और उन्होंने ये भी कहा कि आज अदालत ने उनका कच्चा चट्टा खोल दिया है। तो क्या ये जस्टिस राना शमीम साहब के ऊपर भी ये इसी तरह की बात उनके ऊपर ही जाती है, क्योंकि बहन अल्फी तो उन्हीं का ही है? मैं तो कहता हूँ कि खान साहब खुद माफिया का हिस्सा है, सिसिलियन माफिया का। मैं आपको प्रूफ भी करके बता सकता हूँ अगर आप मुझे 2 मिनट दें। कौन माफिया का हिस्सा है? खान साहब खुद। मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूँ 2 मिनट में। माफिया का? सिसिलियन माफिया को बताएं प्लीज। छोटा सा माफिया होता है ये, तो पूरा एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं, जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है जो पाकिस्तान की इलेक्शंस में बहुत इंटरफेरेंस करती है, ये उससे वो वाला है। और पाकिस्तान में तो उसका एक हिस्सा काम करता है और उसका खान साहब भी हिस्सा है। खान साहब ने क्यों अपने नजरियाती सियासत छोड़ी और इलेक्टेबल्स के साथ मिल गए? मुझे ये बताया ना, एक इलेक्टेबल्स जो 20-70 साल से इस मुल्क को नहीं सुधार सके, उनके साथ खान साहब मिलके रेवोल्यूशनरी लीडर बनेंगे? क्या कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं? फिर सेकेंडली खान साहब ने इस्लाम कार्ड खेला, जिस खान साहब ने कहा कि मैं इसको मदीना की रियासत बनाऊंगा। मैं कहता हूँ 5 साल बहुत कम है बिल्कुल एक 70 साल के फॉर्मेट को चेंज करना, लेकिन कोई पॉलिसी तो बनाते। और सेकेंड मुझे आप ये बताएं, खान साहब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, सूद पे तो घर दे रहे हैं गरीबों को, तो जहाँ सूद का कारोबार हो रहा है वहाँ मदीना की रियासत बनेगी सूद पे? वो ये तुक बनती है, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। खान साहब ने तो जो दूसरों को सिखाया है कि खैरात पे चलना, उन्होंने पनाह बना के आपको वेलफेयर स्टेट बना दिया। कौन से स्कूलों की फीस कम हुई? आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं जा रहे उसामा साहब, मेरे बच्चे तो जा रहे हैं। पब्लिक स्कूल को इतने बेहतर तो नहीं हो गए कि आप अपने बच्चे भेज दें। मेडिकल का क्या हाल है? आप अपने वालिद साहब को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अलावा किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजेंगे? नहीं, अनलेस एंड अनटिल आप प्राइवेट वार्ड, जो स्पेशल प्राइवेट वार्ड होता है जो ये सारे
मिनिस्टर्स वगैरह के लिए उधर आपकी सोर्सेज हुए तो फिर तो आप भेज देंगे पिम्स वगैरह में, वरना जनरल वार्ड में तो आप कभी ना भेजें। तो क्या चेंज लाए हैं खान साहब? तो ये माफिया का हिस्सा नहीं है तो और नहीं, क्या? वो खान साहब तो खुद कहते थे। खान साहब शायद नहीं, एक और हकीकत चीज- पसंद हो गए ना, जिस तरह आप भी अब शान पाकिस्तान आपने पार्टी तो बनाई है, लेकिन जब तक इलेक्टेबल्स आपके साथ नहीं आएंगे आप भी आगे नहीं चल सकेंगे। क्यों नहीं चल सकूंगा जी? फिर ये तो वही वाली बात हो गई कि बदर का वाकया क्या था? 313 हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके खिलाफ खड़े हुए थे? बातिल के अगेंस्ट ना। तो आप मुझे चाह रहे हैं कि मैं भी बातिल के साथ मिल जाऊं? इससे अच्छा मैं हारना पसंद करूंगा जी। मैं 10 इलेक्शन हारूं, मैं हारना पसंद करूंगा, लेकिन इन लुटेरों और डाकुओं के साथ नहीं मिलूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अनलेस एंड अनटिल। हाँ, ये देख रहे जी, हैं जी। कुरान में भी है। सुना है कि कि आग अगर और कोई पानी बंदा- का मिलाप नहीं होता, लेकिन आप तो गर्म और ठंडी चीजें मिक्स करके खाते हैं, पीते हैं। ये क्या हाँ, इसका राज तो है? जवाब ये दे रहे हैं बताएं अहमद। हमारे हाँ सामने जी। नाज़रीन। ये चाय पी रहा था, ये अब मैं रेड बुल पी रहा हूँ आपके सामने जी। ये रेड बुल है, बता दें दुनिया को, वरना मुझे फिर शराबी बना देंगे। अच्छा, नहीं हमने नहीं बनाया आपको, वो तो अब वो नहीं वो ARY वालों ने बनाया था। ये रेड बुल है जी, ये मैंने ग्लास में डाला हुआ है। अच्छा अच्छा, तो वो अच्छा, असल मैं में बचपन में बताता हूँ कि वो ट्राउट मछली जिस तरह होती है ना, उसको करंट के अगेंस्ट जाने का शौक है। मैंने डॉक्टर्स से सुना, किसी एक डॉक्टर ने कहा मैं गर्म सर्द पी रहा था, तो उन्होंने कहा बेटा ये ना किया करे, इससे दांत खराब हो जाते हैं। मैंने कहा करके तो देखेंगे होते भी हैं कि नहीं। मेरे तो अभी तक 42 का अभी तक ठीक है, गर्म ठंडा मैं दोनों साथ पी लेता हूँ। असल में वो आप ये जितने भी पावर ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं वो कलर्ड होते हैं, इस वजह से शायद आप पर ये इल्ज़ामात लगने लग जाते हैं, और हमेशा आप ग्लास में डालकर पीते हैं। शायद आप समझते हैं कि टीवी में आ रहे हैं तो कोई मशहूरी ना हो जाए, तो वो उनकी ब्रांडिंग हो जाएगी, इस वजह से फिर तो वो जो रंग देखा जाता है उसी रंग से जो चीज़ मिलती है वो फिर फिर मशहूर हो जाती आपके शो में मैंने पहले भी एक दफा बोला था, बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ। है। अच्छा चले, आपने अब मशहूरी भी करना शुरू कर दी है, ये नया कॉम्बिनेशन आपने बता दिया है। अच्छा, आखिर में मुझे बताएं कि अब आपको क्या लगता है कि कितना अभी भी चांस है, क्योंकि जब से हम ये प्रोसीडिंग्स देख रहे हैं अब काफ़ी समातें हो गई हैं, तो अभी तक अदालत किसी तौर पर मुतमईन नहीं नज़र आ रही। लगता है कि डिफेंस में कुछ ना कुछ और लाना पड़ेगा, कोई गवाह है इस चीज़ के, कोई फ़ोन रिकॉर्ड लाना होगा, किस तरह साबित करना होगा कि ये सब कुछ हुआ था, कि मियां साकिब निसार साहब ने ये बात की थी, दूसरी तरफ किसी को कहा था ये सब बात, क्योंकि अदालत कह रही है जी इसी अदालत का क्यों नाम लिया गया, हमें साकिब निसार साहब का मसला ही नहीं है, वो एक अलग प्रोसीडिंग चल रही है, और उसमें भी कहा गया कि जी अब फोरेंसिक का बताए, वजारत कानून से राय ली जाए कि जी सबसे अच्छी कौन सी लेबॉर्ट्री है जहाँ से फोरेंसिक का टेस्ट किया जा सकता है, फिर वहाँ पर वो तो अलग प्रोसीडिंग चल रही है। मियां साकिब निसार साहब का अलग किस्सा। आपके वालिद साहब के पास क्या डिफेंस होगा, कोई फ़ोन रिकॉर्ड कुछ है? मैं अभी कुछ और तो नहीं, लेकिन एक बहुत अहम विटनेस बन सकते हैं इस केस के, वो हैं जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, क्योंकि वो तो कोर्ट के अंदर बैठे हुए थे जब ये सब कुछ हो रहा था, जब उन्होंने कहा है कि जी इधर इन्वॉल्वमेंट हो रही है और बोला जा रहा है, डायरेक्शन दी जा रही, तो ही कुड भी, उनको कोर्ट विटनेस भी बनाया जा सकता है कि आपने ये क्यों कहा था। ये तो बड़ा आइडियल वक्त है कि उनको बुलाया जाए और उनसे उनको विटनेस बनाया जाए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन कि ये माफ़ी जो है वो आपके प्रोसीडिंग में कहीं भी माफ़ी मांगी जा सकती है, या जिस तरह आपने कहा कि जी आप शिकस्त तस्लीम कर लेंगे लेकिन इस तरह पार्टी में कोई और लोग नहीं लेकर आएंगे, तो आपके वालिद साहब भी क्या सज़ा कबूल कर लेंगे लेकिन अपने स्टान से पीछे नहीं हटेंगे, माफ़ी या गलती नहीं मानेंगे? देखें, एक इसमें दो तरह की माफ़ियाँ होती हैं, एक गैर मशरूत, एक मशरूत। मशरूत माफ़ी तो वैसे इसमें कोई नहीं होती, लेकिन गैर मशरूती होती है, जिस तरह हमने भी बोला है कि अगर एनी इनकन्वीनियंस विच हैज़ बीन कॉज्ड टू दिस कोर्ट, तो उसके लिए भी हम लोग सॉरी, क्योंकि ये हम अपने प्रेज में भी लिखते हैं। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि हम ये कह दें कि नहीं जी ये एफिडेविट ही गलत है, नहीं, वो वाली माफ़ी। जी गुलाम रज़ा साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जस्टिस चीफ जज राना शमीम साहब की जितनी भी बातचीत अभी तक हमने अदालत में सुनी है, उनका एक मतम नज़र सामने आया है कि वो चाहते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस साहब को तलब किया जाए या उनके जो मोबाइल रिकॉर्ड है उसको चेक किया जाए। तो क्या आप समझते हैं किसी स्टेज के ऊपर कि उन्हें भी बुलाया जा सकता है या उनके? नहीं, बिल्कुल बुलाना चाहिए जी। आपने तो ये बात जो कर दी है, ये तो बिल्कुल लॉयर वाली बात की है कि उनका कॉल डेटा रिकॉर्ड, CDR, किसको फोन किया उस दिन, किस किस से बात हुई, क्या मैसेज हुए, ये सारा रिकॉर्ड निकलवाना चाहिए। अब सच देखते हैं अगली बात पर अब इसमें क्या होता है। मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद सराना साहब, आपने हमें वक्त दिया। हेडलाइंस का वक्त हो रहा है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।